हेलो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं वाटर पोल्यूशन या फिर जल पोल्यूशन के बारे में, जल प्रदूषण के बारे में, जिसके अंदर हम अभी तक इसके सोर्स के बारे में बात कर चुके हैं कि जिसको दो हमने कैटेगरीज में डिवाइड किया था, बिंदु स्रोत और विस्तृत स्रोत से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जल को प्रदूषित करने वाली प्रकृति जो होती है पदार्थों की, उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक होता है जैविक रूप से नष्ट हो जाने वाली और दूसरा जैविक रूप से नष्ट नहीं होने वाली, यानी पहली है बायोडिग्रेडेबल और दूसरी कैटेगरी है नॉन बायोडिग्रेडेबल। और हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं, बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल शब्द का मतलब क्या होता है। यानी बायोडिग्रेडेबल वो हैं जो समय के साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी एक्टिविटी के कारण ये डीकम्पोज हो जाते हैं। ऐसे पॉल्यूटेड मटेरियल जो हैं जो टाइम के साथ डीकम्पोज हो जाते हैं, अपने कंपोनेंट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और इकोसिस्टम के अंदर मर्ज हो जाते हैं। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो टाइम के साथ साथ जो है डिग्रेड नहीं होते, कंपोनेंट्स के अंदर नहीं टूटते और एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होते हैं, क्योंकि वो लंबे समय तक एनवायरनमेंट में अपने ही रूप में बने रहते हैं। तो जो जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं मुख्यतः वो जैविक रूप से नष्ट होने वाले होते हैं। जैसे कि क्या क्या हम किसकी बात कर रहे हैं, हम घरेलू कचरे, फलों के छिलके और इवन जो फीकल मटेरियल है और जीवों के अवशेष हैं, ये सब जो होते हैं ये एक तरीके से बायोलॉजिकल कचरा कहलाता है और ये टाइम के साथ नष्ट हो जाते हैं। परंतु ये ऐसा नहीं है कि अगर टाइम के साथ ये नष्ट हो जाते हैं तो ये नुकसान नहीं करते, ये नुकसान करते हैं। हम आगे के चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से ये इकोसिस्टम को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। बस ये अच्छी बात है इसके अंदर कि ये लंबे समय तक इकोसिस्टम में बने नहीं रहते, टाइम के साथ ये धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। परंतु अगर इनकी मात्रा एक निश्चित लेवल की से ज़्यादा बढ़ जाती है तब ये इकोसिस्टम के लिए या फिर हमारे वातावरण के लिए ख़तरनाक हो जाते हैं। दूसरी तरफ ऐसे भी कचरे होते हैं जो टाइम के साथ नष्ट नहीं होते, जैसे कांच है, प्लास्टिक है, नायलॉन वगैरह है, इस तरह की चीज़ें होती हैं जो अगर हज़ारों सालों तक भी पड़ी रहें तो वो टाइम के साथ नष्ट नहीं होंगी। तो ये इकोसिस्टम को एट प्रेजेंट तो प्रभावित कर ही रहे होते हैं, नेगेटिवली इम्पैक्ट कर ही रहे होते हैं, परंतु क्योंकि ये लंबे समय तक एनवायरनमेंट में बने रहते हैं इसलिए ये कभी भी ख़त्म नहीं होते और हमेशा ही जो है इन्वायरमेंट को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते रहते हैं। नेक्स्ट आता है कि ये जो प्रदूषक पदार्थ होते हैं इनको इनकी भौतिक अवस्था के आधार पर 3 श्रेणियों के अंदर या 3 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया जाता है। अब ये कैटेगरीज़ कौन सी होती हैं? ये 3 कैटेगरीज़ हैं। जल में सस्पेंडेड या निलंबित अवस्था में रहने के आधार पर, जल के साथ कोलाइड बनाने के आधार पर और घुलित प्रदूषक, मतलब 3 हैं। एक जो जल में सस्पेंडेड पार्टिकल्स की फॉर्म में रहेगा, दूसरा जो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर कोलाइडल स्टेज में रहेगा कचरा या प्रदूषक, और तीसरा जो पानी में घुलित हुई अवस्था यानी सॉल्युबल फॉर्म के अंदर जो प्रदूषक उपस्थित होते हैं। तो अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे पहले हम बात करते हैं जल में निलंबित अवस्था के आधार पर। अनेक पदार्थ होते हैं जल के अंदर, अनेक तरह के प्रदूषक होते हैं जो सस्पेंडेड फॉर्म के अंदर रहते हैं। ये वो प्रदूषक पदार्थ होते हैं जिनका जो साइज़ है वो 1 माइक्रोमीटर से अधिक होता है। तो ये सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं और अगर पानी थोड़ी देर तक स्थिर रहे तो ज़्यादातर केसेस के अंदर ये या तो सरफेस के ऊपर आ जाएंगे या फिर पैंदे के अंदर बैठ जाते हैं। तो इनको आसानी से छान कर अलग किया जा सकता है। यानी अगर इनकी डेंसिटी, इन पार्टिकल्स की डेंसिटी बहुत कम है तो ये पानी की यानी पानी से कम है इनकी डेंसिटी, तो ये पानी की सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। और अगर इनकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा है तो ये सरफेस में पैंदे के ऊपर, पानी के जल में पैंदे के ऊपर बैठ जाएंगे सतह में। तो इस तरह के जो पोल्यूशन के मटेरियल होते हैं, पोल्यूटेंट होते हैं, इनको आसानी से छान कर अलग किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हम एक गिलास पानी के अंदर रेत घोलते, 1 चम्मच रेत घोलते हैं, तो जिस वक्त हम उसको चम्मच से ज़ोर से गिराते हैं पूरा पानी हमें गंदा नज़र आता है। लेकिन आप उस पानी के गिलास को आधे घंटे के लिए, कुछ देर के लिए पड़ा रहने दीजिए, तो क्या होगा कि जो रेत के कण हैं वो धीरे धीरे नीचे की ओर पैंदे के ऊपर बैठ जाएंगे, पैंदे में बैठ जाएंगे और पानी ऊपर साफ हो जाएगा। ऐसे पानी को हम छान कर हम साफ़ पानी से कचरे को अलग कर सकते हैं। तो कोलाइडल कचरा, निलंबित सस्पेंडेड कचरा वो होता है जो कि 1 माइक्रोमीटर से बड़े आकार के कण होते हैं और ये
आसानी से छान कर अलग किए जा सकते हैं। दूसरे होते हैं कोलाइडल अवस्था वाले। कोलाइडल अवस्था का मतलब क्या होता है कि लंबित कण जो होते हैं उनसे छोटे आकार के जो कण होते हैं वो कोलाइडल की फॉर्मेशन करते हैं, यानी अपने सॉल्वेंट के साथ कोलाइड की फॉर्मेशन कर लेते हैं, और इनको हम छान कर अलग नहीं कर सकते क्योंकि ये कोलाइड बन जाता है एक तरीके का। तो ये कण जो होते हैं वो छोटे होते हैं, ये छन्नी के अंदर भी नहीं आएंगे, और क्योंकि ये एक तरीके से बॉन्डिंग बन जाती है सॉल्वेंट, यानी यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट पानी है तो पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ ये एक तरीके से बॉन्डिंग बन जाती है इनकी, तो इनको सरलता से छान कर अलग नहीं किया जा सकता। सस्पेंशंस की तुलना में जो कोलाइड्स होते हैं उनको अलग करना पॉसिबल नहीं होता है। तीसरा होता है घुलित प्रदूषक, जैसे पानी में नमक घुल जाता है। मान लीजिए 1 गिलास पानी के अंदर हमने 1 चम्मच नमक डाला और उसे अच्छे से घोल दिया, तो आप उसको छान कर अलग नहीं कर सकते। इवन वो आपको दिखेगा भी नहीं, क्योंकि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो तो आपको दिख सकते हैं। अगर आप लाइट की रोशनी में उसको रखते हैं, लाइट में रखते हैं उसको, तो आपको वो पार्टिकल्स नज़र आ सकते हैं, लेकिन जो घुलित अवस्था में होते हैं, सॉल्युबल पॉल्यूटेंट्स होते हैं, वो बिल्कुल नज़र नहीं आता। जैसे पानी में घुला हुआ जो नमक है वो हमें नज़र नहीं आता, क्योंकि ये प्रदूषक जो होते हैं वो पानी में अच्छे तरीके से घुल जाते हैं। ना तो हम इनको छान के अलग कर सकते हैं, अगर हमें करना है तो हमें किसी न किसी केमिकल या फिज़िकल मेथड का, यानी स्पेशल इक्विपमेंट्स का या टेक्नोलॉजी का, टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अब क्योंकि जो हम नेचुरल सोर्सेज में पोल्यूशन की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ घरेलू कचरा नहीं होता, मल और बाकी जो कचरा होता है वो नहीं होता, उसमें इंडस्ट्रीज से निकलने वाला कचरा भी होता है। और हम जानते हैं कि इंडस्ट्रीज़ में हज़ारों तरह के जो केमिकल्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, और प्रोसेसिंग के बाद जो बचा हुआ गंदा पानी या कचरा होता है उसको पास के ही रिवर रिसोर्सेज के अंदर या वाटर रिसोर्सेज के अंदर डंप कर दिया जाता है, तो जिसके कारण कि वहाँ पे हज़ारों तरह के जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, वो पानी के अंदर घुल जाते हैं या पानी के अंदर मिल जाते हैं और पानी को प्रदूषित कर देते हैं। तो इन सभी तरह के जो प्रदूषक पदार्थ होते हैं, चाहे वो सस्पेंडेड फॉर्म में हो, चाहे वो कोलाइडल फॉर्म में हो, चाहे वो घुलित अवस्था में हो, ये तीनों ही अवस्था वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, वो इकोसिस्टम को नुकसान तो पहुंचाते हैं, पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही साथ अगर हम इस पानी का उपयोग करते हैं तो वो ह्यूमन के जो हेल्थ होती है उसको भी बहुत बुरी तरह से नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। इसलिए ये ज़रूरी होता है कि इंडस्ट्री से और या फिर घरों से निकलने वाला जो पानी होता है उसको जितना संभव हो सके उसमें कचरे को या किसी भी तरीके के केमिकल्स को ना मिलने दिया जाए, ताकि पानी जो है वो ज़्यादा प्रदूषित नहीं हो पाए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रदूषण के कारणों के बारे में कि क्या क्या कारण जो होते हैं वो हो सकते हैं। अब अगर हम पोल्यूशन के कारणों की बात करें तो मेनली जो होता है कई कारण हैं प्रदूषक पदार्थों के, जैसे कि कीटनाशक और जैवनाशक हैं। मतलब हम कैटेगरीज़ की बात कर रहे हैं कि जो जितनी भी तरह के पोल्यूटेंट मटेरियल्स होते हैं उनको हम कौन कौन से तरह के मटेरियल्स होते हैं जो एज अ पोल्यूटेंट काम करते हैं। तो जैसे कि आपके सामने एक पूरी लिस्ट प्रेजेंट है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स हैं, अलग अलग तरह के मटेरियल्स हैं जो कि पोल्यूटेंट की फॉर्म में काम कर सकते हैं। जैसे कीटनाशक है, मल जल अपवहन है, औद्योगिक दूषित जल है, उद्योगों का ठोस कचरा है, कृषि अपशिष्ट, रेडियो एक्टिव केमिकल्स होते हैं, ऑयल है, पेट्रोलियम पदार्थ हैं, टेम्परेचर है, और प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, और इसके अलावा भूगर्भीय चट्टानें हैं। तो ये सब जो कारण हैं, अलग अलग कारण हो सकते हैं प्रदूषण के। तो अब हम इन कारणों के बारे में एक एक में हम डिटेल से बात करेंगे कि ये कौन कौन से कारक हैं और वो किस तरीके से पॉल्यूशन को क्रिएट करते हैं या पॉल्यूशन का कारण बनते हैं।